नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस बुक का 17वां अध्याय आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है 1920 के दशक में स्वराजी समाजवादी विचार और अन्य नवीन शक्तियों का उदय। इस अध्याय के अंतर्गत बेसिकली टाइम पीरियड की हम बात करें तो 1920 से लेकर के 1930 की जो समयावधि है, इस समयावधि में भारतीय राजनीतिक पटल पर कुछ नई विचारधाराओं का जन्म होता है और इन विचारधाराओं से प्रभावित होकर के भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा कुछ संगठनों की भी स्थापना की जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात होगी। फिर इन संगठनों के द्वारा खास करके 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन भी किया जाता है, उनके बारे में बात होगी। ठीक है, तो इस पूरे अध्याय को हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम बात करेंगे स्वराजी एवं परिवर्तन विरोधी विचारधाराओं के बारे में। दूसरे पार्ट में हम समाजवादी विचार और समाजवादी या साम्यवादी विचारों से प्रभावित भारत का युवा और युवाओं के द्वारा स्थापित संगठन और संगठनों के द्वारा जो कार्य किए गए, जिन क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया गया, उनके बारे में बात होगी। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में इन लोगों के द्वारा जिन क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया गया, उनके बारे में। ठीक है, तो इस अध्याय का जो हमारा सबसे पहला पार्ट है स्वराजी एवं परिवर्तन विरोधी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, स्वराजी और परिवर्तन विरोधी ये दो अलग-अलग जो टर्म आपको नज़र आ रहे हैं, पहले इसको थोड़ा-सा समझिए। आगे वैसे इस अध्याय में हम इनके बारे में विस्तार से भी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर बिल्कुल संक्षेप में समझ लीजिए ताकि आपको पता चल सके हम बात किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं। ठीक है? तो चाहे स्वराजियों की बात करें, चाहे परिवर्तन विरोधियों की बात करें, दोनों का जो मूल उद्देश्य था, वो एक ही था। दोनों ही चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो, दोनों ही चाहते थे कि भारत को स्वराज्य की प्राप्ति हो। लेकिन अपने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो इनके काम करने के तरीके थे या इनकी जो विचारधारा थी, वो अलग थी। जैसे हम स्वराजियों के बारे में बात करें, तो स्वराजियों का ये मानना था कि हमें स्वशासन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? विधान परिषदों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहाँ पर अगर हम प्रतिभाग करेंगे और वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी जो भी माँगें हैं, उनको उठाएँगे तो उसका सरकार पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन परिवर्तन विरोधी, इनको परिवर्तन विरोधी कहा ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस परिवर्तन का विरोध कर रहे थे। स्वराजियों की जो विचारधारा थी, इसका विरोध कर रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि स्वराजी विधान परिषदों में प्रतिभाग करें क्योंकि इनके मन में कहीं न कहीं एक संदेह था कि ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत संचालित इन विधान परिषदों में जब प्रतिभाग करेंगे तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, उनका प्रभाव इन पर भी पड़ जाए और ये कहीं न कहीं उन्हीं के पिट्ठू न बन जाएँ। तो इस भय के कारण वे इनका विरोध करते थे। तो ये स्वराजी और परिवर्तन विरोधी विचारधाराएँ थीं। अब इसके आगे की चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का उदय। ठीक है? स्वराज पार्टी का नाम आपने सुना होगा। तो ये वही पार्टी थी जो विधान परिषदों में प्रवेश की पक्षधर थी। ठीक है? तो इसका उदय कैसे हुआ? दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है गया में, जिसके अध्यक्ष थे सी आर दास और महामंत्री थे मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। दास एवं नेहरू के द्वारा विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत संबंधी प्रस्ताव इस अधिवेशन में रखा था, जो खास करके सभी लोगों में अपना प्रभाव नहीं छोड़ सका। सभी लोग जिससे सहमत नहीं थे और ये मंजूर नहीं हो सका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो होते हैं, वे त्यागपत्र दे देते हैं कांग्रेस से और अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसके गठन की घोषणा इनके द्वारा कर दी जाती है, जिसके अध्यक्ष चुने गए सी आर दास और मोतीलाल नेहरू को इसका सचिव चुना गया स्वराज पार्टी का। ठीक है, अब स्वराजियों के और परिवर्तन विरोधियों के जो तर्क थे, उनको थोड़ा सा समझिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, गया अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर इसी विचारधारा को लेकर के दोनों विचारधाराओं वाले जो लोग थे, या इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि यहीं से इन दोनों विचारधाराओं का जन्म हो गया। एक पक्ष चाहता था कि विधान परिषदों में प्रवेश किया जाए, चुनाव लड़ा जाए, ठीक है, और दूसरा पक्ष इसका विरोधी था। तो इनके तर्क क्या थे? उद्देश्य दोनों का एक ही था, काम दोनों एक ही करना चाहते थे, लेकिन काम करने के तरीके जो है एक दूसरे के दोनों को पसंद नहीं थे। तो पहले आप ये देखिए कि स्वराजियों के अंतर्गत कौन-कौन से प्रमुख नेता आते हैं, तो इसमें सी आर दास आते हैं, मोतीलाल नेहरू आते हैं, अजमल खान आते हैं। और परिवर्तन विरोधी कौन से थे? तो इसमें आते हैं आपके वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, एम ए अंसारी। स्वराजी चाहते थे कि विधान परिषदों में प्रवेश किया जाए
और इससे कहीं न कहीं जो असहयोग आंदोलन है, उसको और ज़्यादा बल मिलेगा, वो और ज़्यादा प्रभावी होगा। और परिवर्तन विरोधी इसके पक्ष में क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि अगर ये संसदीय कार्यों में क्या करेंगे, प्रतिभाग करेंगे, वहाँ पर सहभागिता करेंगे, तो कहीं न कहीं जो रचनात्मक कार्य हम समाज में करना चाहते हैं, उनकी उपेक्षा हो जाएगी। ठीक है? और इनका जो स्वराज्यों का लक्ष्य था विधान परिषदों में प्रवेश का, ये क्या था कि इससे इनकी एक विचारधारा थी कि हम राजनीतिक संघर्ष की ओर जाएँगे और राजनीतिक संघर्ष के लिए एक मंच के रूप में हम विधान परिषदों का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? और ये जो चाहते थे परिवर्तन विरोधी जो थे, ये चाहते थे कि विधान परिषदों से बाहर रहकर जो भी रचनात्मक कार्य हम करना चाहते हैं, तो वो कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है? और जनता जो भी है, पब्लिक जो भी है, उस पब्लिक को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे दौर के लिए अच्छे से तैयार किया जा सकता है। ये इनका तर्क था। बाकी उद्देश्य दोनों का एक ही था। ठीक है? तो इस वैचारिक मतभेद के बावजूद दोनों पक्षों का मानना था कि गांधी जी के नेतृत्व में ही आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। दोनों की अलग-अलग विचारधारा थी। एक विचारधारा कह रही थी कि विधान परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए विधान परिषदों को एक मंच की तरह इस्तेमाल किया जाए। दूसरा खेमा इस चीज़ को नहीं चाहता था, लेकिन दोनों ही खेमे कहीं न कहीं एक चीज़ पर क्या थे, एग्री थे। एग्री क्या थे कि अगर हमें आंदोलन को एक बड़े स्तर पर ले जाना है, आंदोलन को सफलता की ओर ले जाना है, तो इसके लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को आना होगा। तो दोनों गांधी जी के क्या थे, समर्थक थे। तो इसी कहीं न कहीं उद्देश्य को लेकर के 1923 में दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है। और क्या होता है कि ना कोई भी ग्रुप, जैसे पहले ये स्थिति बन गई थी कि ये दोनों बिल्कुल ग्रुप अलग-अलग बनते चले जा रहे थे। लेकिन क्योंकि इनका उद्देश्य एक था, तो बाद में समझा-बुझा करके चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बैठा करके ये विचार बनाया गया या ये चीज़ तय करी गई कि ये कांग्रेस के ही एक अंग के रूप में काम करेंगे, ठीक है? कांग्रेस के ही एक समूह के रूप में काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अक्टूबर 1923 में स्वराजियों के द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाता है और नवंबर 1923 में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा और विधान परिषदों के लिए चुनावों का आयोजन किया जाता है और इन चुनावों में स्वराज पार्टी को उल्लेखनीय सफलता भी मिलती है। अब गांधी जी का क्या रुख था, गांधी जी का क्या रवैया था? फरवरी 1924 में जेल से जब ये रिहा हुए थे, तो जेल से रिहाई के बाद में स्वराजियों के साथ इन्होंने एकता स्थापित करना प्रारंभ कर दी। ठीक है? और स्वराजियों के साथ में गांधी जी की एकता स्थापित करने के पीछे जो कारण थे, उनको थोड़ा-सा समझिए। गांधी जी का झुकाव जो है वो स्वराजियों की तरफ क्यों हो रहा था? कि पहला ये था कि विधान परिषदों में हिस्सेदारी प्रारंभ होने के बाद में इससे पीछे हटने पर सरकार और जनता दोनों के बीच में एक गलत मैसेज जाने की आशंका थी। क्योंकि इनको परमिशन दे दी गई थी कि भाई आप चुनाव लड़िए और कांग्रेस के ही एक पार्ट के रूप में, कांग्रेस के ही एक समूह के रूप में आप लगातार काम करिए। अब लोग भी इसके लिए उत्साहित थे। अगर अब इस चीज़ से अगर पीछे हटा जाता, यानी ये जो विधान परिषदों में भाग लेकर के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो अगर इस चीज़ से अगर पीछे हटा जाएगा, तो क्या होगा? इससे ये परिवर्तन आएगा, एक तो जो जनता है, उसका मनोबल टूटेगा। दूसरा, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पर ब्रिटिश सरकार भी नज़र बनाए हुए थी, तो ब्रिटिश सरकार को क्या लगेगा कि कहीं न कहीं इसमें क्या बढ़ गई है, फूट पड़ गई है, इनमें यूनिटी नहीं है, तो उनका जो मनोबल है, वो बढ़ जाएगा। तो इस ये डर था गांधी जी को, इस वजह से उन्होंने स्वराजियों की तरफ थोड़ा-सा झुकाव अपना इख्तियार किया। चुनावों में स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता भी मिली। चुनाव लड़ा स्वराज पार्टी ने, स्वराज पार्टी को चुनावों में अच्छी सफलता मिली। असेंबली की जो 101 निर्वाचित सीटें थी, उनमें से 42 में इसको सफलता मिली। मध्य प्रांत की बात करें, यूनाइटेड प्रोविंस की बात करें, तो इसमें स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में निकल कर के सामने आए। ठीक है? तो इनका कहीं न कहीं प्रभुत्व बन चुका था। इनकी मानसिकता से लोग जो थे वो प्रभावित हो रहे थे, तो अब इससे पीछे हटना जो है कहीं न कहीं सही नहीं था। और सरकार की दमनकारी नीतियाँ, ये 3 प्रमुख रीज़न थे जिनकी वजह से गांधी जी का झुकाव स्वराजियों की ओर हुआ। हालांकि 1924 के अंत तक स्वराजियों की कंडीशन थोड़ी-सी कमज़ोर होती है और ये कमज़ोर होने के पीछे का जो रीज़न था, वो था सांप्रदायिकता और उत्तरदायित्व के मुद्दे पर लोगों का जो मत था, वो कहीं न कहीं एक-दूसरे से मिल नहीं पाया था। 16 जून 1925 को सी.आर. दास की मृत्यु भी हो गई थी। लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने स्वराज्य पार्टी छोड़ दी थी। तो ये कुछ ऐसे रीज़न थे जिससे कहीं न कहीं स्वराज्य पार्टी की स्थिति जो थी, वो कमज़ोर हुई थी। 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में जो लाहौर में हुआ था, इसमें जो प्रस्ताव पारित हुए थे,
और सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ने के कारण स्वराजियों ने भी विधानमंडलों का जो दामन था वो छोड़ दिया था। तो ये एक उन चीज़ों को बताने का यहाँ पे आपको प्रयास किया जा रहा है कि जो स्वराज पार्टी थी उसकी स्थिति कमज़ोर कैसे हुई, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्वराज्यों की उपलब्धियों के बारे में कि इन्होंने अपनी जो विचारधारा थी उसके साथ में जो काम किया, इससे इनको क्या लाभ मिला और भारतीय समाज को उस समय पर क्या लाभ मिला। तो पहला काम, जैसे कि कई बार सरकार के विरुद्ध इन्होंने मतदान किया था, जब इन्होंने विधान परिषदों में प्रवेश कर लिया था चुनावों के बाद में, तो कई बार जो सरकार अलग-अलग प्रस्ताव लेकर के आती थी, तो सरकार के खिलाफ मतदान करने का काम इन्होंने किया था। स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता और औद्योगीकरण के समर्थन में इनके द्वारा जगह-जगह पर सशक्त भाषण दिए गए थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। 1928 में सरकार के द्वारा जो पब्लिक सेफ्टी बिल लाया जा रहा था, जो कहीं न कहीं भारतीय दृष्टिकोण से सही नहीं था, भारतीय समाज के दृष्टिकोण से सही नहीं था, उस पर सरकार को नीचे झुकना पड़ा था इन्हीं स्वराज्यों के कारण। राष्ट्रीय आंदोलन के धीमेपन और राजनीतिक शून्यता का जो समय था, जब राष्ट्रीय आंदोलन कहीं न कहीं स्लो हो गया था, लोगों में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस थी वो धीरे-धीरे खोती चली जा रही थी, उस समय पर स्वराजियों ने कहीं न कहीं लोगों में उत्साह भरने का काम किया था और विधानमंडलों को सरकार के विरुद्ध मंच के रूप में इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया। तो ये स्वराजियों की उपलब्धियां थीं। स्वराजियों की कमजोरियां क्या रहीं? कमजोरियां ये रहीं कि इन्होंने जो इनके सहयोगी घटक थे, सहयोगी जो दल थे, सहयोगी जो समूह थे, उनका अवसर पड़ने पर इनको सहयोग नहीं मिल पाया। विधानमंडलों की शक्ति और अधिकारों का ये पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर सके, यानी जो पावर्स इनको, जितनी भी पावर्स इनको थी विधान परिषदों में प्रवेश के बाद में, उनका यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाया। पार्टी में जो सांप्रदायिकता की भावना थी उसको रोकने में ये असफल रहे और कहीं न कहीं इसी मत को लेकर के इनमें आपस में जो मतैक्य था वो धीरे-धीरे कम होता चला गया। बंगाल में बहुसंख्यक स्वराजी, बंगाल में जो स्वराजी विचारधारा वाले लोग थे, बहुसंख्यक थे, उनमें मुसलमान थे, ठीक है? बहुसंख्यक कौन थे? मुसलमान थे। तो उन्होंने जमींदारों के विरुद्ध किसानों की जो डिमांड्स थी, उनको समर्थन देने से मना कर दिया। तो ये इनकी कुछ कमजोरियाँ रही थीं। इधर दूसरे खेमे में आप चलते हैं, परिवर्तन विरोधियों की तरफ चलते हैं, तो इनके रचनात्मक कार्य क्या रहे? इन्होंने देश भर में अनेक खादी आश्रमों की स्थापना की, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया, हिंदू मुस्लिम एकता के सराहनीय प्रयास इनके द्वारा किए गए और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें एक आधार स्तंभ की भूमिका जो है इन्होंने निभाने का काम किया था। अब यहाँ से देखते हैं नई शक्तियों के बारे में हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? समाजवादी विचारों की बात कर रहे हैं, युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, व्यापार संघों की बात कर रहे हैं। इनका उदय जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी एवं मार्क्सवादी विचारों का प्रचार-प्रसार। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न समाजवादी एवं साम्यवादी संगठनों का जो उदय हो रहा था तत्कालीन समय में, उसने कहीं न कहीं कांग्रेस के अंतर्गत जो लोग थे, उन पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। जैसे आप देखते हैं, आगे आप पढ़ेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो समाजवादी विचारधारा को सपोर्ट करते थे, ठीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बहुत सारे साम्यवादी संगठनों की स्थापना हो रही थी, उससे कहीं न कहीं भारतीय क्रांतिकारी भी प्रेरित हुए और जिनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अब इन्हीं साम्यवादी और समाजवादी विचारों से विप्रेरित होकर के भारत में कुछ नए संगठनों की भी स्थापना हुई। इन संगठनों की तरफ जाने से पहले थोड़ा-सा इसको क्लियर कर लेते हैं। हालाँकि एक बहुत बड़ा विषय है कि समाजवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, ये क्या है? क्या ये एक ही चीज़ को प्रमोट करती हैं, समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा? तो हम यहाँ पे देखेंगे, चाहे हम समाजवादी विचारधारा की बात करें, चाहे हम साम्यवादी विचारधारा की बात करें, दोनों कहीं न कहीं एक समान समाज बनाए रखने पर जोर देती हैं। दोनों ही वर्गहीन समाज की जो अवधारणा है उसको बताने का प्रयास करती हैं, ठीक है? यानी समाज जो है वो सबके लिए एक जैसा कार्य करे, सभी लोग मिल-जुल कर के रहें, यही समाजवादी विचारधारा है। साम्यवाद भी इसी की तरफ जाता है। लगभग इसी चीज़ के बारे में साम्यवाद के अंतर्गत भी बताया जाता है। तो फिर दोनों में मूल अंतर क्या है? मूल अंतर यह है कि जहाँ समाजवाद में व्यक्तिगत संपत्ति यानी निजी संपत्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखा जाता है, साम्यवाद में ऐसा नहीं होता। साम्यवाद निजी संपत्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है,
ये राज्य की यानी संपत्ति पर राज्य के अधिकार को प्रमोट करता है। और समाजवादी विचारधारा की बात करें तो समाजवादी विचारधारा जो है वो एक समान समाज के साथ में व्यक्तियों को स्वतंत्रता की भी बात करती है और निजी संपत्ति को भी प्रतिबंधित नहीं करती है। ठीक है, आगे वैसे ये टॉपिक आएगा तो इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है। ठीक है, तो 1920 में सॉरी, यहाँ पे होती है सर भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? एम एन राय और अंबानी मुखर्जी के द्वारा। एम एन राय जो थे ये कॉमिंटर्न का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। कॉमिंटर्न क्या है? कॉमिंटर्न रूस का एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन है। ठीक है, 1924 में एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, इनको कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में जेल की सजा होती है। 1925 में ऑल इंडिया स्तर का संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है कानपुर में। ठीक है, 1929 में 32 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है मेरठ षड्यंत्र केस का मुकदमा चला करके। ठीक है, इसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्ट्रेट, ब्रेन बैटले और लेस्टर हचिंसन भी सम्मिलित थे। इन तीनों के नाम आप याद रखेंगे। कृषक एवं मजदूर संगठनों के द्वारा मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया जाता है और इन्हीं विचारों के प्रचार करते हुए 1928 में भारतीय कामगार तथा कृषक दल, जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, की स्थापना होती है 1928 में। ये जो पार्टी थी ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, दरअसल इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करते हुए इसे अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली और जन सामान्य की पार्टी बनाने का था। 1928 में ही जवाहरलाल नेहरू ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन को संबोधित किया और 1928 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ये कुछ यहाँ की प्रमुख घटनाएं थी। व्यापार संघों का विकास हम देखते हैं। तो जो व्यापार संघ आंदोलन था, ठीक है, ट्रेड यूनियन जो आंदोलन था, ये बेसिकली इसका जो नेतृत्व किया गया वो किया गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा, AITUC। ठीक है, AITUC के द्वारा जो व्यापार संघ आंदोलन था इसका क्या किया गया? नेतृत्व किया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। अध्यक्ष थे इसके लाला लाजपत राय, सचिव थे इसके दीवान चमन लाल। ठीक है, इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अंतर्गत हड़तालों का आयोजन किया गया। खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप की हड़ताल हो, टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री जमशेदपुर की हड़ताल हो, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल की हड़ताल हो, तो ये सभी जो आंदोलन चल रहे थे, व्यापार संघ से जुड़े हुए जो आंदोलन चल रहे थे, इन सभी का नेतृत्व ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा किया गया। इसमें बॉम्बे टेक्सटाइल मिल वाला जो हड़ताल है इसको आप विशेष रूप से देखें। यहाँ पर लगभग 1.5 लाख श्रमिकों ने 5 महीने तक लगातार हड़ताल जारी रखी थी। मद्रास में पहली बार जो मजदूर दिवस है उसको मई दिवस के रूप में मनाया गया 1923 में। जातीय आंदोलनों की बात करें तो जातीय आधार पर भी कई आंदोलन चलाए गए, जैसे जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में चलाया गया। जस्टिस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 20 नवंबर 1916 को हुई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर सी नटेशा मुदलियार के द्वारा। आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया 1925 में मद्रास में। किसके द्वारा? ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। महारों का आंदोलन महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाया गया 1924 में। केरल में इजावास आंदोलन चलाया गया के अय्यप्पन और सी केशवन के नेतृत्व में। यूनियनिस्ट पार्टी आंदोलन पंजाब में चलाया गया फजले हुसैन के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का समाजवाद की ओर झुकाव। ठीक है, जब क्रांतिकारियों का समाजवाद की विचारधारा की ओर झुकाव हुआ तो इससे 2 धाराएं यहाँ से निकल करके आती हैं क्रांतिकारी विचारधारा की। एक धारा जो थी उसने विशेष रूप से काम किया पंजाब, यूपी और बिहार में, और दूसरी जो ब्रांच थी, दूसरी जो शाखा थी या दूसरी जो धारा थी, उसने काम किया कहाँ पे? बंगाल में। तो पंजाब और यूपी और बिहार, प्रमुख रूप से इन 3 क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर इन क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करने का काम किया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। और युगांतर अनुशीलन समितियां ये जो थी ये कहाँ पर एक्टिव थी? ये बंगाल में। ठीक है, इसके अलावा सूरसेन के नेतृत्व में यहाँ पर चटगांव विद्रोह भी हुआ था। तो चटगांव विद्रोह समूह जो था, जो इससे जुड़े हुए थे, सूरसेन से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने बंगाल में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। ठीक है, 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रभावकारी कारक थे
उनको देखते हैं जिनके फलस्वरूप ये क्रांतिकारी गतिविधियां और जोर पकड़ती हैं। तो इसमें था सबसे पहले कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन ऐसे टाइम पर स्थगित किया गया था जब लोगों का उत्साह अपने चरम पर था। तो कहीं न कहीं ये जो भावना थी क्रांति की वो इनके अंदर दबी हुई थी, जिसके फलस्वरूप 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में ये कहीं न कहीं हिंसात्मक जो क्रांतिकारी घटनाएँ थी उनके रूप में निकल कर के सामने आती है। नए विचारों का उदय, जिनके बारे में अभी हम चर्चा करते चले आ रहे हैं, समाजवाद की विचारधारा, मार्क्सवाद की विचारधारा, ये जो विचारधाराएँ थीं, ये गरीब श्रमिक वर्ग जो होता है, उसके हितों की पक्षधर थीं, ठीक है? 1917 में रूस की जो क्रांति हुई थी और उसके फलस्वरूप युवा सोवियत राज्य का गठन हुआ था। इससे भी भारतीय लोगों को प्रेरणा मिली, यहाँ पर भी एक स्वतंत्र या स्वराज्य स्थापित करने के संबंध में। क्रांतिकारियों के द्वारा जो कि जेलों में रहे थे, उनके द्वारा कई पुस्तकों का जो है प्रकाशन किया गया। प्रकाशन कह सकते हैं या क्रांतिकारियों के द्वारा बहुत सी ऐसी किताबें लिखी गईं, ठीक है? जैसे सचिन सान्याल की बंदी जीवन है, तो उन्होंने अपने जेल में बिताए हुए दिनों और क्रांतिकारी या जो क्रांति की परिभाषा है, उसको परिभाषित करने का काम किया। बहुत सारी पत्रिकाएँ, बहुत सारे जर्नल्स, क्योंकि प्रेस का विकास हो ही चुका था, तो ये लोगों तक पहुँचते थे, जिसमें लोगों से कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के बारे में बात की जाती थी। क्रांति को परिभाषित किया जाता था, किस तरीके से हमें स्वशासन प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में बात की जाती थी। तो लोगों को क्या हुआ, एक मोटिवेशन मिला इन चीज़ों को पढ़ कर के, है ना? तो बंदी जीवन सचिन सान्याल की जैसे पुस्तक थी। पाथेर दावी ये बहुत फ़ेमस हुई थी, शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया था। शरत चंद्र चटर्जी बोल दीजिए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोल दीजिए, दोनों एक ही नाम है, कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक है? तो पाथेर दावी इनकी जो है पुस्तक थी। ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी, सॉरी पत्रिका थी, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी, तो इसी लोकप्रियता के कारण आगे चल कर के इस पर जो है सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब जो समाजवाद की विचारधारा की ओर झुकाव हुआ था क्रांतिकारियों का, उसके बाद में जो 2 धाराएँ विकसित हुई थी क्रांति की, एक पंजाब, बिहार और यूपी में और दूसरी बंगाल में, उनको वन बाय वन समझते हैं। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया गया किसके नेतृत्व में? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी आप इसको कह सकते हैं। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई थी। रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल और इनके अन्य साथियों के द्वारा। और इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत जो सबसे पहली घटना आती है वो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए लोगों को, जो भी क्रांतिकारी थे, उनको पैसे की आवश्यकता थी, शस्त्रों की आवश्यकता थी। तो इन चीज़ों की पूर्ति के लिए और ब्रिटिश सरकार को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया, जिसमें हम काकोरी कांड यहाँ पे देख रहे हैं। सहारनपुर लखनऊ जो रेल मार्ग है, वहाँ पर जो रेलगाड़ी थी उसको रेलवे का जो खजाना था उसको लूटने का काम जो है यहाँ पर क्रांतिकारियों ने किया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ये सभी उसमें सम्मिलित थे। ठीक है? तो बाद में इन सभी को फांसी दे दी जाती है। काकोरी कांड के बाद में उत्तर प्रदेश में जो चीज़ों का संचालन किया था, क्योंकि कुछ प्रमुख लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी काकोरी कांड के बाद में, तो क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा, पंजाब में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, ठीक है? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का प्रयास किया। तो चाहे भगत सिंह की बात करें, भगवती चरण बोहरा की बात करें, सुखदेव की बात करें, ये सभी एक तरह से किसके अंडर काम करते थे? चंद्रशेखर आज़ाद के अंडर काम करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में ही जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसको दोबारा से संगठित करने का प्रयास भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव के द्वारा किया जाता है। दिसंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्रांतिकारियों की बैठक होती है और इसी बैठक में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, एचआरए था, इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाता है। अब इसका नाम कर दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी एचएसआरए, क्योंकि यहाँ पर सोशलिस्ट शब्द जुड़ गया, क्योंकि इसी चीज़ के बारे में हम बात करते चले आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी विचारधाराओं का जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के ऊपर पड़ रहा था। दिसंबर 1928 में लाहौर में सैंडर्स का जो है हत्या होती है, सैंडर्स हत्याकांड, दिसंबर 1928 याद रखेंगे। 15 नवंबर 1928 को आपको पता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन के विरोध में जब आंदोलनकारियों का नेतृत्व लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था, तो सैंडर्स ने जो इन पर जमकर लाठियां बरसाई थी
और इस वजह से बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी 15 नवंबर 1928 को। तो इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या करने का प्लान बनाया और 17 दिसंबर 1928 को इसको मार दिया गया सैंडर्स को, ठीक है? इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया गया। हालांकि इस बम विस्फोट के पीछे इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं था कि वे किसी की हत्या करना चाहते थे। भगत सिंह के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, बहरों को सुनाने के लिए गूंज की ज़रूरत होती है। तो किसी की हत्या करने के उद्देश्य से ये बम जो है केंद्रीय विधानसभा में नहीं फेंका गया था। इस बम को फेंकने के पीछे का जो उद्देश्य था वो था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करना। सरकार जो है मजदूरों के जो भी मौलिक अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध लगाए जाने के उद्देश्य से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो है वो पारित करना चाहती थी। ठीक है, तो इस घटना के बाद में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। जतिन दास के द्वारा भी जेल में भूख हड़ताल की गई क्योंकि वो चाहते थे कि जितने भी क्रांतिकारी जेलों में बंद हैं उनको राजनीतिक बंदियों का दर्जा दिया जाए। इन्हें आतंकवादियों की तरह जेलों में ठूंस दिया गया था और ये चाहते थे कि इनकी तरह भी एक सम्माननीय व्यवहार किया जाए, इनको राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए और इसी के लिए इन्होंने भूख हड़ताल जेल में की। 63 दिन लगातार भूखे रहने के बाद में, हड़ताल करने के बाद में जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। इधर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दे दी जाती है। दिसंबर 1929 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के पास लॉर्ड इरविन की ट्रेन को जलाने का प्रयास किया जाता है और आगे चल कर के 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की भी मृत्यु हो जाती है इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में। वहां पर इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। इनका ये विचार था कि जब तक वे जिंदा हैं तब तक सरकार उनको छू नहीं सकती है और मरते दम तक उन्होंने अपने इस प्रण को जो है नहीं तोड़ा। ये हम देख रहे थे यूपी, बिहार और पंजाब की जो शाखा थी, वहाँ पर जो घटनाएँ हुई उनके बारे में। इसके बाद में हम बंगाल की घटनाओं की तरफ चलते हैं। 1925 में सी आर दास की मृत्यु के बाद बंगाल में जो कांग्रेस थी, वो 2 भागों में बँट गई। ठीक है? यानी 2 अलग-अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में जो है वहाँ पर कार्यों का संचालन किया जाने लगा। एक धड़े का नेतृत्व कर रहे थे जेएम सेनगुप्ता और दूसरे का नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। जेएम सेनगुप्ता जो थे, वे अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे और सुभाष चंद्र बोस का संबंध युगांतर समूह से था। 24 में गोपीनाथ साहा के द्वारा कलकत्ता के बदनाम पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया गया बंगाल में। गोपीनाथ साहा को फांसी हुई और इस संबंध में बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। चटगांव शस्त्रागार लूट, ये घटना अप्रैल 1930 की है, इसके बारे में आपने सुना होगा। चटगांव शस्त्रागार लूट को अंजाम दिया गया था सूर्यसेन के नेतृत्व में। सूर्यसेन को वहाँ पर तत्कालीन समय में मास्टर दा के उपनाम से भी जाना जाता था। 1926-28 में इनको प्रारंभिक जेल की सज़ा हुई थी और ये चटगाँव में, चटगाँव जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ता है, पहले बंगाल क्योंकि बंगाल का ही हिस्सा है बांग्लादेश और विभाजन से पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो चटगाँव वर्तमान में जैसे बांग्लादेश में है, तो वहाँ पर जो है ये जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव हुआ करते थे सूर्यसेन, ठीक है? सूर्यसेन के द्वारा अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकीनाथ बाउल के साथ में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई गई। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा के तले 65 क्रांतिकारियों के द्वारा शस्त्रागारों पर सफलतापूर्वक कब्जा किया गया और इन्हीं शस्त्रागारों के बाहर सूर्यसेन ने अपना जो राष्ट्रीय झंडा था वो फहराया। फरवरी 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। 1934 में इनको फांसी दे दी गई। सरकार ने प्रतिक्रिया स्वरूप 20 दमनकारी कानून जारी किए और पुलिस को खुली छूट दे दी क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने शस्त्रागारों को लूटा था वहां पर बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को मार दिया गया था। तो इनके विरुद्ध सरकार ने एक रिएक्शन के रूप में बहुत ही दमनकारी रुख अपनाया। पुलिस वालों को खुली छूट दे दी गई। पुलिस ने गांवों को बिल्कुल जला दिया, उसमें आदमियों को भी जला दिया गया। ग्रामीणों पर भारी जुर्माना लगा दिया गया और पुलिस की निंदा और क्रांतिकारियों की वीरता प्रशंसा करने के आरोप में 1933 में जवाहरलाल नेहरू को 2 वर्ष की जेल की सजा भी हुई थी। क्रांतिकारी दर्शन के प्रतिपादन की तरफ चलते हैं। क्रांतिकारी दर्शन एक तरह से हम कह सकते हैं एक फिलॉसफी जो कि विशेष रूप से आप भगत सिंह के साथ जोड़ सकते हैं। भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने पहली बार
क्रांतिकारी संघर्ष के तरीके और क्रांति का लक्ष्य, इसके रूप में क्रांतिकारी दर्शन को प्रेजेंट करने का काम किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें जो संघर्ष है वो करना चाहिए, उसके तरीके क्या होने चाहिए और क्रांति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इससे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की संस्थापक परिषद जो थी, उसने लोगों को सामाजिक, क्रांतिकारी और साम्यवादी सिद्धांतों की शिक्षा देने और उनका प्रचार प्रसार करने का भी निर्णय लिया था। एचआरए ने यह भी कहा था कि जो परिवहन के साधन हैं और जो बड़े बड़े उद्योग हैं, इस्पात उद्योग हो गया, जहाज निर्माण उद्योग हो गया, ऐसे उद्योगों का क्या करना चाहिए, राष्ट्रीयकरण भी किया जाना चाहिए। एचआरए ने संगठित हथियार बंद क्रांति के लिए काम करने का निर्णय लिया। रामप्रसाद बिस्मिल ने साम्यवाद में अपनी आस्था व्यक्त की और इस सिद्धांत का समर्थन किया कि प्रकृति के अंतर्गत जितनी भी संपदा है, उस पर प्रत्येक इंसान का बराबर अधिकार है। उन्होंने सभी को समान रूप से जो भी संसाधन है उनमें हिस्सा दिए जाने की बात का समर्थन किया। इसी समय में भगवती चरण बोहरा के द्वारा एक बुक लिखी गई, फिलॉसफी ऑफ बम, जिसको हम कहते हैं बम का दर्शन। ठीक है, भगवती चरण बोहरा के द्वारा फिलॉसफी ऑफ बम चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर लिखी गई। भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा के गठन में योगदान किया। भारत नौजवान सभा की स्थापना हुई 1926 में और भगत सिंह जो थे इसके संस्थापक महामंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा लाहौर छात्र संघ की भी स्थापना हुई भगत सिंह और सुखदेव के द्वारा। भगत सिंह कहा करते थे, गांव एवं कारखाने ही वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं हैं। ठीक है, गिरफ्तारी से पूर्व क्योंकि इनका मार्क्सवाद की ओर झुकाव हो गया था, उसी समय इन्होंने ये बात कही थी कि गांव और कारखाने ही वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं हैं। जब भी भगत सिंह का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है, एक एंग्री यंग मैन की, जो बिल्कुल क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने पर तुला हुआ है। लेकिन अगर आप भगत सिंह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो भगत सिंह हमेशा से ही हिंसा के समर्थक नहीं रहे थे। ठीक है, गिरफ्तारी से पहले, जब इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था, उससे पहले ये भी यही चाहते थे, यानी इनका झुकाव जो था मार्क्सवाद, जैसे हमने इसी वीडियो में समाजवाद और साम्यवाद के बारे में बात की, तो मार्क्सवाद जो है, ठीक है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, इसीलिए इसको मार्क्सवाद कहा दिया जाता है। मार्क्सवाद दरअसल ही समाजवाद की ही बात करता है। वर्गहीन समाज की जो अवधारणा है उसकी तरफ ये आपको संकेत करता है। यानी समाज में जो अलग-अलग वर्ग हैं, समाज जो बटा हुआ है अलग-अलग वर्गों में, ये वर्ग खत्म हो जाएं, समाज में किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं हो, सभी लोग मिलजुल के रहें। ठीक है, तो इसकी तरफ इनका झुकाव हो गया था। तब उन्होंने कहा था कि गांव एवं कारखाने ही वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं हैं। क्रांति की पुनर्व्याख्या, भगत सिंह और उनके साथियों के अनुसार क्रांति का तात्पर्य क्या, क्रांति के तात्पर्य के संबंध में क्या कहा गया कि क्रांति का मतलब क्या है। क्रांति का मतलब इनके अनुसार था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थापना के लिए साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना और समाजवादी समाज की स्थापना करना। इनके अनुसार किसानों को सिर्फ विदेशी शोषणकर्ताओं से ही मुक्त नहीं होना है, बल्कि उन्हें उन लोगों से भी मुक्त होना है जो भारत के होकर भी उनका शोषण कर रहे हैं, जैसे पूंजीपति हो गए, जमींदार हो गए, इनके चंगुल से भी इनको मुक्त करने की आवश्यकता है। भगत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष और जागरूक क्रांतिकारी थे। उन्होंने नौजवान भारत सभा के 6 नियमों को भी इसी आधार पर बनाया था। उन्होंने धर्म और धार्मिक दर्शन की आलोचना की और नास्तिकता का मार्ग अपनाया। बंगाल में नए क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषताएं, ये जो विशेषताएं हैं इनको हम किस तरीके से देखते हैं। बंगाल में जब हम देखते हैं कि सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार विद्रोह हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर क्या चीज़ें हुई, क्या घटना हुई, उनके बारे में देखेंगे। बड़े पैमाने पर बंगाल में क्रांतिकारी जो आंदोलन था उसमें युवतियों की भागीदारी देखी गई और इसके कुछ उदाहरण आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट जो था उसमें प्रीति लता वाडेकर के द्वारा छापा मारा गया। कल्पना दत्त जो थी, ये सूर्यसेन के साथ में इनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 1931 में सुनीति चौधरी और शांति घोष नाम के दो स्कूली छात्राओं के द्वारा जिलाधिकारी की हत्या कर दी गई थी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी। ठीक है, तो ये कुछ महिलाओं की भागीदारी से जुड़े हुए उदाहरण हैं। उपनिवेशी शासन के महत्वपूर्ण अंगों पर सामूहिक हमले को ज्यादा महत्व दिया गया। बंगाल में जब हम नए क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषताओं के रूप में पढ़ते हैं, धर्म के नाम पर शपथ लेना बंद कर दिया गया और मुसलमानों को भी क्रांतिकारी जो संगठन थे उनमें एंट्री दी जाने लगी। चटगांव की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में अनेक मुसलमान थे। ये इसके
पुष्टि के तौर पर देखा जा सकता है। जैसे सत्तार हो गए, फ़कीर अहमद मियाँ हो गए, मीर अहमद, तूनू मियाँ, ये सभी चटगाँव की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में शामिल थे और क्रांतिकारी घटनाओं में जो है इनकी सहभागिता थी। ठीक है? तो ये हो गया आज का सेशन, जिसमें हमने जो आपका 17वाँ अध्याय था उसको समाप्त किया है। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? 18वाँ अध्याय हम आज ही पूरा करेंगे। ठीक है? आज ही आपको 18th चैप्टर जो है आपका वो मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस मैंने कि जैसा आपको पिछली वीडियो में कहा था, आप 3-4 दिन का वेट कीजिए। उसके बाद में ये जो स्पेक्ट्रम है ये थोड़ी-सी गति पकड़ेगी, फिर मैं आपको 1 दिन में 3 से 4 वीडियोज़ यहाँ पे उपलब्ध कराऊँगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।